संजय राउत ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया है और उस बयान से लग रहा है कि संजय राउत और शिवसेना कम से कम ममता बनर्जी और जो अभी पिछले दिनों ममता बनर्जी आकर शरद पवार जी से मिली उस गठबंधन के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि ये उन्होंने बयान दिया है कि इस देश में यूपीए चेयरपर्सन जो सोनिया गांधी हैं उनके अलावा कोई नेता नेतृत्व करने वाला नहीं है और मोदी जी से मुकाबला करना है, बीजेपी से मुकाबला करना है तो हमको एकजुट होना होगा। और उस एकजुटता में ममता बनर्जी के नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बयान देते हुए, हालांकि ये बयान उन्होंने अपने सामना पत्र के जरिए दिया जिसके वो चीफ एडिटर हैं, उन्होंने लिखा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो ऐसा मोदी और उनकी बीजेपी को लगना समझा जा सकता है। ये कार्य उनके एजेंडे में है, लेकिन मोदी और उनकी प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ने वालों को भी कांग्रेस खत्म हो ऐसा लगना गंभीर खतरा है। और ये सवाल उठाते हुए बाकायदा सामना में उन्होंने लिखा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खत्म हो गई और इसके लिए कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे थे ममता बनर्जी पर, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो सोच रही है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, उन्होंने कहा कि यूपीए ही जो है वो मुकाबला कर सकती है बीजेपी का, मोदी का, और उन्होंने मोर्चा बनाने को मना कर दिया। साफ साफ उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मोर्चा अलग से नहीं बन सकता। ये सामना में लिखा और उन्होंने जब ये लिखा है जो कि मुख्य पत्र है शिवसेना का, अब ये माना जा रहा है कि ये जो तीसरा मोर्चा गठन होने की बात चल रही थी जिसमें ममता बनर्जी, शरद पवार मिले और कुछ कम्युनिस्ट दलों के नेता मिले और ये सोच रहे हैं कि एक अलग से गठबंधन बना लें, अब इससे साफ हो गया है कि शिवसेना उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। यानी मोदी के विरुद्ध लड़ने के लिए तीन मोर्चे बनने अब तय माने जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी रहेगी, एक तरफ यूपीए का गठबंधन रहेगा जिसमें बाकी दल हैं और उसी में शिवसेना ने शामिल होने का मन अपना जताया है। लेख के जरिए, संजय राउत के बयान के जरिए ये जाहिर हो रहा है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो गठबंधन ये मोदी के विरुद्ध बनाना चाह रहे थे, बनने के पहले ही उसकी फोट उजागर हुई है। वहां आपको बताएं, शिवसेना के जो प्रवक्ता संजय राउत है उन्होंने तो इतना कह दिया कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बन नहीं सकता और यूपीए को जो मजबूती है वो सोनिया गांधी दे सकती हैं। तो ये कह रहे हैं कि गंभीर सोच है जो कांग्रेस को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा थी और वो तो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जो महाराष्ट्र लेकर गई थी, उनका कहना यही था कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी हम बनाएंगे टीएमसी को, और टीएमसी के जरिए उन्होंने ये भी कहा था उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है हम वहां बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव यदि चाहेंगे उनके साथ आएंगे। ये एक मंसूबा उन्होंने जता दिया कि टीएमसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अपने कैंडिडेट को उतारने का विचार कर रही है, या तो वो केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए समाजवादियों के साथ आकर खड़े होने को तैयार है। तो ममता बनर्जी अपने को जो आगामी 5 राज्य हैं इनके चुनाव में वो कांग्रेस से अलग और संगठनों के साथ मिलकर अपने आप को, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का एक सपना देख रही है और उस राष्ट्रीय पार्टी बनकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस मूवमेंट को कम से कम एक झटका लगा है, क्योंकि इतना तय हो गया कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाहती, क्योंकि ममता बनर्जी जब महाराष्ट्र यात्रा पे गई थी तो उनका बयान साफ था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। और उन्होंने राहुल गांधी पे सवाल उठाए कि विदेश में बैठकर कोई राजनीति नहीं कर सकता, विदेश में बैठकर मोदी को नहीं हराया जा सकता, और ये तक कह दिया था कि यूपीए जो है वो तो फ्रीज है, यानी यूपीए को वो मानने को तैयार नहीं है। और वहीं आपको बताएं, शरद पवार अब अलग से एक चेहरा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के इतर जो यूपीए है उसके कई गठबंधन ऐसा माना जा रहा है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर ममता बनर्जी और शरद पवार वाले धड़े में शामिल होंगे। इसमें यह तय है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं, चाहे वो संसद का गतिरोध देख लो, चाहे वो देश विरोधी जो भी अभियान है उसको देख लो, कांग्रेस ही बाकी दलों को लीड करती है। कांग्रेस का राहुल गांधी आ जाएगा आगे, वो बयान देगा, सोनिया गांधी मीटिंग बुलाएगी और सारे लोग बाकी बैठकर सुनेंगे।
सोनिया गांधी जो तय कर देगी वो मूवमेंट चलेगी। लेकिन अब जो विपक्षी दल हैं उन्होंने अपना मन बता दिया है कि ये डूबता हुआ जहाज कांग्रेस, इसके साथ अब कोई खड़ा होने वाला नहीं है। यहां हारने और हराने वाले नेता हैं। लगातार कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो घटता जा रहा है और एक शून्य की तरफ जाता जा रहा है। राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के दल में कोई सुनने को तैयार नहीं है। पार्टी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो नाराज हैं। और अभी गुलाम नबी आजाद का कश्मीर से बयान आ गया, उन्होंने जिस तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि धारा 370 दोबारा बहाल करने की बातें जो लोग कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का भी ये कहना है, तो वो कह रहे हैं ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसको दोबारा बहाल करना ठीक नहीं है। यानी गुलाम नबी आजाद पहले ही G23 में शामिल हैं और वो सोनिया गांधी पर सवाल उठा चुके हैं, कपिल सिब्बल सवाल उठा चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये जो ऐसे नेता हैं जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये सीनियर लीडर बीजेपी में तो आएंगे नहीं, क्योंकि इनकी विचारधारा जैसी है ये बीजेपी में जाने वाले नहीं है। ना तो कपिल सिब्बल का मुझे लगता है कभी जाएंगे, ना शशि थरूर को कभी बीजेपी लेगी। लेकिन हाँ, जिस तरह की बयानबाजी गुलाम नबी आजाद दे रहे हैं, मैंने उसके बारे में पहले भी कहा है कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से बड़ा लाभ मिलने वाला है। हो सकता है कश्मीर के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी बीजेपी प्रोजेक्ट कर दे, यदि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में आ जाएं। अब ये बाद की बात है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस से पुराने नेताओं का, कांग्रेसी नेताओं का भी मोहभंग हो रहा है। दूसरी तरफ जो यूपीए में बाकी गठबंधन में बाकी दल शामिल हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव, हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव भी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि कांग्रेस के साथ में जो भी आया है वो डूबा है। समाजवादी पार्टी का हाल अखिलेश यादव के नेतृत्व में कैसे खराब हुआ, जब क्योंकि राहुल को साइकिल पे बिठा के घुमाया, साथ आया वो डूबा। वो एक गणित की है ना गणना कि अगर जीरो से किसी चीज की गुणा कर दो तो वो खुद जीरो हो जाता है। तो राहुल गांधी एक जीरो नेता है जिसको कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं। वो बयान क्या देता है, उसके बयानों में हंसी ज्यादा होती है, चुटकुले बनते हैं, मीम्स बनते हैं। ऐसा नेतृत्व जिसके अंदर राजनीति की कोई क्षमता नहीं, योग्यता नहीं है, उसको ढो रहा है संगठन। वो केवल गांधी खानदान का एक बच्चा है, इसलिए उससे ज्यादा बेटर तो प्रियंका है। लेकिन प्रियंका को सोनिया गांधी आगे प्रोजेक्ट होने नहीं देगी यूपीए का चेयरपर्सन के रूप में। और इसलिए ये पक्का है कि चुनाव में, जैसा कि अब सामना में शिवसेना की तरफ से बयान आया है, शिवसेना की मजबूरी है कि उसको जब तक सरकार चलानी है उसको तो सोनिया सोनिया कहना है, उसको तो सोनिया गांधी का गुणगान करना है, उनकी मजबूरी है। इसलिए संजय राउत जी ने जो लिखा है वो मजबूरी में लिखा है। अगर उनसे भी पूछा जाए कि राहुल गांधी की आप तुलना क्या मोदी से कर सकते हो, मोदी के पासंग में कहीं है वो, कैसे आप कह रहे हो? और चेयरपर्सन सोनिया को ही ले लो, उनके नेतृत्व में पिछले चुनाव लड़े गए, क्या हश्र हुआ है? तो अब मेरे ख्याल में तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना ने भी तय कर दिया है कि जीरो से गुणा होकर उसको भी जीरो होना है। और इसलिए ये अपना केवल एक राज्य का कुछ दिनों का ये मोह शिवसेना छोड़ नहीं पा रही है। यदि इसे छोड़ पाई तो कहीं उसका अस्तित्व बच जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो अपने गद्दी सीट के मोह में फंसे हुए हैं शिवसैनिक, इस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार चल रही है और जिस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं, आप देखें महाराष्ट्र की सरकार में जितने घपले घोटाले हैं वो कर तो एनसीपी के नेता रहे हैं, लेकिन बदनाम शिवसेना हो रही है। लेकिन अब शिवसेना के नेताओं के भी कारनामे आगे आ रहे हैं जो बता रहा है कि शिवसेना भी जीरो की तरफ जा रही है। तो ठीक है, आपको अगर दो में से एक को चुनना है कि या तो शरद पवार और टीएमसी या तो सोनिया गांधी, तो शिवसेना के सामने अगर शिवसेना को लग रहा है कि सोनिया गांधी ज्यादा बेटर है, तो ये शिवसेना अपनी खुद की आत्महत्या करने जैसा काम कर रहा है। फैसला उनका है। बाकी मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये बता सकता हूं कि आगे आने वाले समय में शिवसेना इसी तरह कांग्रेस के साथ रही तो निश्चित रूप से जल्दी जीरो हो जाएगी। और आप देखें कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र की राजनीति देखी है, वहां आप देखें कि परमवीर को लेकर जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, यह बहुत गंभीर मामला है कि 26/11 को लेकर कांग्रेस का जिस तरह से रोल सामने आया था और हिंदू आतंकवाद को गढ़ रहा था कांग्रेस, और जिस तरह की साजिशें की गई हैं, उसकी जिस दिन केंद्र सरकार जांच करा बैठा
निश्चित रूप से उस दिन मुंह दिखाने लायक इनमें से कोई दल बचना नहीं है। और ये शिवसेना को सोचना है कि जिसके विरोध के कारण उसका जन्म हुआ, जिसके विरोध में बाला साहब ठाकरे जी के बयान आए हैं, वहीं आप उसकी गोद में बैठे हो। आपने सत्ता प्राप्त की, एक राज्य में आपकी सरकार बन गई, मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका फैसला तो उन्हें अब करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से कि उनको जाना किधर है। और जानकारों का मानना यह है कि आज की डेट में बीएमसी का चुनाव सर पर है। यहां भी आप देखेंगे कि बीएमसी के चुनाव में ये जो 3 दलों की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, इसके अंदर जब फूट फुटवल होगी तो निश्चित रूप से बीएमसी के चुनाव के रिजल्ट के बाद यह सरकार अपने आपस के झगड़े के कारण ही गिर जाएगी। वंदे मातरम।